गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग इस बात पर चर्चा करने वाले हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम 2021 12वीं कक्षा की जो बोर्ड की एग्ज़ाम आने वाली है 2021 मई में जो शेड्यूल हुआ है एग्ज़ाम, उस एग्ज़ाम के लिए हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तैयारी कैसे करें। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं और किन किन टॉपिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते थे। अब जब सिलेबस रिड्यूस हो गया है तो जो भी टॉपिक्स हटा दिए गए हैं उनसे तो सवाल निश्चित रूप से नहीं पूछे जाएंगे। जो टॉपिक बच जाते हैं उनसे कैसे सवाल पूछे जाएंगे, कौन से टॉपिक्स हैं जिनसे सवाल पूछे जाने की संभावना सर्वाधिक है। और आप जब देखेंगे, अभी हम इस पर डिस्कशन भी करने वाले हैं कि जब आप उसको देखेंगे गौर से तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा कि सवाल क्या आने वाले हैं, कैसे सवाल आने वाले हैं, कौन से टॉपिक्स को टच किया जाने वाला है। बड़ा ही लिमिटेड टॉपिक बच गए हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इससे भी पहले से 4 चैप्टर ही मात्र थे और उसमें से भी बहुत सारे पोर्शंस को हटा दिया गया है। मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा अगर हटाया गया, रिड्यूस किया गया तो इनऑर्गेनिक का सिलेबस ही रिड्यूस किया गया है। और जो बच गया उससे सवाल नहीं पूछने हैं, जो बचा उन्हीं से तो सवाल बनेंगे और सवाल आएंगे कहाँ से। जो भी इनऑर्गेनिक से 20 या 21 नंबर का जो सवाल 19 से 21 नंबर का सवाल पूछा जाता है, वो 19 से 21 नंबर सवाल के लिए जो टॉपिक्स बच गए हैं उन्हीं से सवाल पूछे जाएंगे। और आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं, हम बात बताएंगे भी कि आपको कि सबसे हॉट टॉपिक, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या होते हैं, क्या सवाल पूछे जाते हैं जनरली, बार बार उन्हीं क्वेश्चंस को घुमा फिरा कर पूछा जाता है, तो हम उस पर बात करेंगे। एक रिक्वेस्ट कर दूं कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। मैं अभी बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाया करूंगा आपको एग्जामिनेशन में जो मदद पहुंचा सके, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे तैयारी करें हम इनऑर्गेनिक का, ऑर्गेनिक का, प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम कैसा होता है, अच्छे नंबर पाने के क्या उपाय हो सकते हैं, कैसे लिखें, ये सारी बात हम करते रहेंगे। जिसमें एक वीडियो मैंने बनाया भी था, वो फिजिकल केमिस्ट्री का, उसमें मैंने डाला भी था। वो जनरल एक बात मैंने पूरे सिलेबस पर की थी, पूरे सिलेबस पर बात की थी मैंने कि पूरे सिलेबस से हम कैसे पूरे सिलेबस की तैयारी करें और कैसे हम टाइम मैनेजमेंट करें, इस पर एक चर्चा हुई थी। अब ये जो दूसरा वीडियो है उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कि हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तैयारी कैसे करें, जो 12th क्लास में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसकी तैयारी हम कैसे करें, कैसे हम अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बड़ा ही हल्का होता है, बहुत ही आसान है। आप चाहें तो थोड़ी सी सावधानी बरतें और थोड़ा सा पढ़ के आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं बोर्ड के एग्ज़ाम में। और कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी एक मेजर पोर्शन इनऑर्गेनिक को जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा रीजनिंग क्वेश्चन, छोटे छोटे वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो है वो इनऑर्गेनिक में बनते हैं। और जो इनऑर्गेनिक में बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं और कम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो छोटे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कम्पिटिटिव एग्जाम्स का भी मेजर पोर्शन जो है इनऑर्गेनिक कवर करता है। तो खैर, पिछली बार बताया आपको कि जो सिलेबस में मॉडिफिकेशन हुआ है तो क्वेश्चन के पैटर्न में भी मॉडिफिकेशन हुआ है। मैंने ये समझाया पिछले वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिए कि एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। ये मैंने एक डाला है लेक्चर इस पर कि पूरे सिलेबस पर हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं इस पर कि 70 मार्क्स का जो थ्योरी का एग्ज़ाम होना है उसमें से जो पैटर्न बदल दिया गया है वो कैसे बदला गया है। और जैक ने मॉडल पेपर भी जारी किया है, दूसरा मॉडल पेपर भी आ गया, आप चाहें तो देख सकते हैं। और उसका लिंक मैं इस वीडियो के, इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। पिछले डिस्क्रिप्शन में मैंने फिजिकल केमिस्ट्री का डाला हुआ है। फिजिकल केमिस्ट्री की तैयारी कैसे करें फिर मैं बात करूंगा आपसे। आज हम लोगों का जो मुद्दा है वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तैयारी कैसे करें। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं, ये 20 से 21 नंबर का सवाल इससे पूछा जाता है। हम इस पर बात करेंगे, इस पर बृहद चर्चा करेंगे और एक चैप्टर वाइज कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं ये इस पर बात करेंगे और कैसे सवाल आते हैं ये भी बात करेंगे। तो उस 70 मार्क्स के जो सवाल हैं उसमें से 1 से 20 तक का जो क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन MCQ रहेगा। 21 से 27 तक वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो एक वर्ड में या एक सेंटेंस में आंसर देना है या फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकता है। और उसके बाद 5 क्वेश्चन जो है 7 क्वेश्चन रहेंगे
2 नंबर के, उसके बाद 5 क्वेश्चन रहेंगे 3 नंबर के, और 2 क्वेश्चन रहेंगे 7 नंबर के। तो ये सब बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं, पिछले वीडियो में ये सारी बात हम लोग कर चुके हैं। आज हमें ये बात करनी है कि इनऑर्गेनिक की तैयारी कैसे करें। तो आपको बता दूं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से टोटल फुल मार्क्स जो सवाल पूछे जाते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से फुल मार्क्स रहता है 19। फुल मार्क्स जो सवाल पूछे जाते हैं वो 19 से 21 के बीच में रहता है, 19 से 21 के बीच में, इतना मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उतने मार्क्स में ये जो चैप्टर है जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, एक चैप्टर है, और ये चैप्टर 6वां है, फर्स्ट वॉल्यूम का 6वां चैप्टर है ये। और इसको वैसे मार्क्स तो दिया गया है 3, इससे 3 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं जनरली। तो इस चैप्टर में जो पढ़ना है वो है कि किसी भी मेटल का अकरेंस को, किसी भी एलिमेंट का अकरेंस मतलब कहाँ पाया जाता है, वो किस रूप में पाया जाता है, उनके ओर्स और मिनरल्स के बारे में जानना है। तो एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता है कि जिससे सवाल पूछा जा सकता है कि ओर्स के बारे में पूछ दे, ओर्स। और ओर्स का डेफिनेशन नहीं पूछेगा कि ओर्स ऑफ, आपको 2-3 मेटल के ओर्स याद रखने चाहिए। एल्यूमिनियम का ओर कौन कौन सा है ये याद कर लीजिए 2-3, आयरन के ओर 2-3 याद कर लीजिए, और कॉपर के ओर याद कर लीजिए, और एक जिंक के ओर याद कर लीजिए। 2-3 ओर्स आप इन मेटल्स के याद कर लीजिए। तो एक संभावना बनती है कि आपको ओर्स से सवाल पूछा जाएगा। इस चैप्टर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे बड़ा टॉपिक था वो था थर्मोडायनामिकल प्रिंसिपल ऑफ आइसोलेशन और सेपरेशन और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। तो वो हटा दिया गया थर्मोडायनामिकल प्रिंसिपल, जिस पर आधारित था इलिंघम डायग्राम, जो एक मेजर पोर्शन था, बहुत बड़ा टॉपिक था ये, और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी था वो। और दूसरा आयरन का एक्सट्रैक्शन और जिंक का एक्सट्रैक्शन, ये भी हटा दिया है। तो जब उन दोनों को हटा दिया गया तो बचा ही क्या, बचा ये कि हम एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन किस मेथड से किया जाता है ये आपको याद रखना है। हॉल हेराल्ट मेथड होता है जिससे एल्युमिनियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं, और एल्युमिनियम का कंसंट्रेशन लीचिंग प्रोसेस से किया जाता है, ये याद रखना है। एल्युमिनियम के ओर्स जो है वो बॉक्साइड होते हैं। उसके बाद आयरन का पढ़ना नहीं है, जिंक का पढ़ना नहीं है, कॉपर का कॉपर पाइराइड से करते हैं एक्सट्रैक्शन, और बेस्मेराइजेशन से करते हैं। टेक्निक का नाम याद रखना है कि किस टेक्निक से हम कॉपर का एक्सट्रैक्शन करते हैं, ये याद रखना है। तो ये इनके एक्सट्रैक्शन की बात हुई। एक्सट्रैक्शन के बाद कुछ प्रोसेस होते हैं मेटलर्जी के। मेटलर्जी के कुछ प्रोसेस हैं जो पढ़ना है। मेटलर्जी में कुछ प्रोसेसेस हैं, जैसे प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या करना है, उसको धो वगैरह लेना है, साफ़ कर लेना है। उसके बाद कंसंट्रेशन का प्रोसेस आता है, जिसमें फ्लोटेशन प्रोसेस हुआ, लीचिंग हुआ, या उसको हम हाइड्रोलिक वॉशिंग कहते हैं, ये सब करते हैं। तो कंसंट्रेशन की बात हुई तो आपको ये पूछा जाएगा कि बॉक्साइड का कंसंट्रेशन किस मेथड से करते हैं, या कॉपर सल्फाइड का कंसंट्रेशन किस मेथड से करते हैं, वगैरह वगैरह सवाल पूछे जा सकते हैं। उसके बाद बात आती है रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन इसका हिंदी होता है जारन एंड निस्तापन। और उसके बाद बात आती है प्यूरिफिकेशन की, हम उस मेटल का प्यूरिफिकेशन करना चाहते हैं। तो इसमें जो बातें हैं, रोस्टिंग का मतलब समझ लेना है, कैल्सिनेशन का मतलब समझ लेना है, इससे सवाल पूछे जाने की संभावना बहुत कम है। सवाल पूछे जाने की संभावना है प्यूरिफिकेशन से। 2 प्रोसेस है जो हमेशा पूछता है, मॉन्ड्स प्रोसेस जिससे निकेल का प्यूरिफिकेशन किया जाता है, और एक है वान आर्केल प्रोसेस जिससे जिरकोनियम का एक्सट्रैक्शन प्यूरिफिकेशन किया जाता है।
तो ये 2 प्रोसेस हैं जिसको जान लेना है। तो इससे जो 3 नंबर का सवाल पूछने वाला है, पहले तो इलिंघम डायग्राम से पूछने की संभावना रहती थी, लेकिन अब इलिंघम डायग्राम है ही नहीं, थर्मोडायनामिकल प्रिंसिपल है ही नहीं, तो सवाल पूछने का बस 3 ही टॉपिक रह गया। 3 टॉपिक क्या रह गया, आपको ये याद रख लेना है कि किसके कौन से ओर्स हैं, उनसे किससे वो मेटल एक्सट्रैक्ट किया जाता है। उसके बाद कंसंट्रेशन क्या है, कंसंट्रेशन में किस विधि से कंसंट्रेशन करते हैं, या पूछा जा सकता है कि बाय विच मेथड फॉर विच टाइप ऑफ ओर्स द फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस इज यूज्ड, तो कहेंगे सल्फाइड ओर्स के लिए, बट नॉट फॉर ऑक्साइड ओर्स। फिर ये पूछ सकता है कि रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन, फॉर विच टाइप ऑफ ओर्स द रोस्टिंग इज यूज्ड एंड फॉर विच टाइप ऑफ ओर्स द कैल्सिनेशन इज यूज्ड। तो ये सारी बातें आपसे पूछी जा सकती है और आपको ये एक बार याद रखें। तो देखिए कि 3 ही टॉपिक तो बच गया, एक हो गया इसके ओर्स के बारे में, एक हो गया इसके मेटलर्जिक प्रोसेस के बारे में, और तीसरा जो है वो प्यूरिफिकेशन के बारे में कि हम किस विधि से उसको प्यूरिफाई करते हैं। कॉपर को किस विधि से करेंगे, तो इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस से करेंगे। इसमें एक प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोलाइटिक प्यूरिफिकेशन भी है, तो वह भी आप याद रखेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक प्यूरिफिकेशन, तो ये बात भी आप याद रखेंगे। तो यही 3 टॉपिक्स हैं जिससे सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि यही 3 टॉपिक बच ही गया, बाकी सब हटा दिया गया सिलेबस से, तो इसी से पूछा जाएगा। तो ये 3 नंबर के सवाल पूछे जा सकते हैं, पूछे जाएंगे, पूछे जा नहीं सकते हैं, पूछे जाएंगे ही 3 नंबर के सवाल, और वो इन्हीं टॉपिक से रहेंगे। इसके बाद जो 7वां चैप्टर आता है पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये पहले भी 8 नंबर का होता था। इससे सवाल जो पूछे जाते हैं वो 8 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं, और अभी भी 8 नंबर के ही सवाल पूछे जाएंगे। अब उसमें से सिलेबस को रिड्यूस किया गया है, बहुत सारे टॉपिक्स हटा दिए गए हैं, बहुत सारे जो मुश्किल थे उनको याद रखना होता था वो हटा दिए गए। अब है क्या सिलेबस में, हमें पी ब्लॉक में जो 12th क्लास में पढ़ना होता है वो ग्रुप 15 से लेकर और ग्रुप 18 तक पढ़ना होता है। 15, 16, 17, 18 ये 4 ग्रुप्स पढ़ने होते हैं। इसमें से ग्रुप 15 को तो एकदम से रिड्यूस कर दिया, सबकी जितने भी ग्रुप्स हैं उनकी, जैसे ग्रुप 15 की बात करें, ग्रुप 15 की अगर बात करें तो इनके लिए जनरल केमिस्ट्री पढ़ लेना है, जो एलिमेंट्स हैं उनकी जनरल केमिस्ट्री पढ़ लेनी है। और जनरल केमिस्ट्री में आता है कि नाइट्रोजन का फिजिकल स्टेट क्या है, फिर उसके बाद फास्फोरस का फिजिकल स्टेट क्या है, नाइट्रोजन गैस होता है, फास्फोरस सॉलिड होता है, नाइट्रोजन डायटोमिक होता है, फास्फोरस पॉलीएटॉमिक होता है, नाइट्रोजन जो है इनर्ट है, फास्फोरस हाईली रिएक्टिव है, ये सब पढ़ लेना है। फास्फोरस के कुछ एलोट्रॉप्स के बारे में जान लेना है, और उनके इन्हीं टॉपिक्स को पढ़ना है। उनकी जनरल केमिस्ट्री, मेरे हाथ में वो रिड्यूस्ड सिलेबस भी है जिसमें कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ना है, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना है, और एक प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज पढ़ना है अमोनिया का। इस ग्रुप 15 में अमोनिया का प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज पढ़ लेना है। अमोनिया हेबर्स प्रोसेस से बनाया जाता है, और उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ लेना है। बाकी नाइट्रिक एसिड जो था वो हटा दिया गया है। और उसके बाद इसी में फास्फोरस के बारे में पढ़ना है, तो फास्फोरस का केवल स्ट्रक्चर ही पढ़ना है, फास्फोरस का केवल स्ट्रक्चर ही पढ़ना है। इसके बारे में बाकी कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, केवल और केवल स्ट्रक्चर को जानना है। फास्फोरस की जो 3 एलोट्रॉप्स हैं, वाइट फास्फोरस या येलो फास्फोरस उसको कहते हैं, ब्लैक फास्फोरस एंड रेड फास्फोरस, उनका स्ट्रक्चर केवल जान लेना है। इतनी ही सी बात है ग्रुप 15 में। इसमें पहले नाइट्रिक एसिड हुआ करता था, नाइट्रोजन के ऑक्साइड हुआ करते थे, ये सब हटा दिए गए। अब बच गया जो वो यही टॉपिक्स हैं, और इनसे सवाल पूछे जा सकते हैं। और जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछने की संभावना है वो है अमोनिया। अमोनिया दूसरा सवाल ये पूछा जा सकता है, मैं इसका भी आपको कुछ जो प्रोबेबल क्वेश्चन है ग्रुप 15 से, मैं इसका भी लिंक डाल दूंगा, और वो आप बना लें तो मैं दावा करता हूं कि आपको इस पी ब्लॉक से कोई सवाल नहीं छूटेगा। मैं वो क्वेश्चन प्रोबेबल क्वेश्चन डाल दूंगा जो रीजनिंग टाइप होगा। अगर 3 नंबर का सवाल पूछता है, आप समझ लीजिए कि 7 नंबर के जो सवाल पूछे जा सकते हैं उसमें से इसको भी पोजीशन जाता है, क्योंकि ये 8 नंबर का चैप्टर है, तो हो सकता है कि ऐसा पूछा जा सके। तो उसमें ABCDEFGH तक रहेगा, तो ABCDEFGH सब रीजनिंग टाइप क्वेश्चन रहेगा। उसका मैं कलेक्शन मैंने किया है, मैं आपको शेयर करूंगा, डिस्क्रिप्शन में जरूर देखेंगे इसके, और डिस्क्रिप्शन में जाके आप जब उसको खोलेंगे गूगल क्रोम से तो मिलेगा। मैंने सबको ड्राइव में अपलोड कर दिया है, और जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे पूछेगा कि किससे ओपन करना है, ओपन
विथ, तो आपने करना है उसमें गूगल क्रोम। तो ये P4 यूनिट है और इसमें इसका स्ट्रक्चर के बारे में जानना है, बाकी कुछ भी अब करने की ज़रूरत इसमें नहीं है। ग्रुप 16 की बात अगर करते हैं आप, तो ग्रुप 16 में जो भी मेंबर्स हैं उनका भी वही जनरल केमिस्ट्री तो पढ़ना ही है, जनरल केमिस्ट्री पढ़ना है। और ग्रुप 16 में पहले बड़ा लंबा चौड़ा टॉपिक था ये। ग्रुप 16 में इवन के ग्रुप 15 भी PCl5, PCl3, फॉस्फोरिक एसिड के वगैरह में बहुत कुछ पढ़ना था, लेकिन अब वो सब हटा दिया गया। अब ग्रुप 16 में बच गया है केबल, और केबल जो सबसे इंपॉर्टेंट है। और आउट क्वेश्चन समझिए, ये निश्चित रूप से आएगा ही आएगा, मेरा 99% विश्वास है कि ये क्वेश्चन आएगा। प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्टैक्ट प्रोसेस से सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के जो मेथड्स हैं और इनके जो प्रॉपर्टीज हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के प्रॉपर्टीज, ये सबसे हॉट टॉपिक है। और ये 3 से 5 नंबर का सवाल इसमें से पूछा जा सकता है, और ये हर एक साल इसको पूछा जाता रहा है पहले भी, और इस बार इसको नहीं हटाने का मुझे लगता है कि ये सवाल निश्चित रूप से पूछे जाने चाहिए। सल्फ्यूरिक एसिड का प्रिपरेशन, सल्फ्यूरिक एसिड कैसे बनाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के प्रॉपर्टीज वगैरह के बारे में। जैसे ग्रुप 17 में आइए, हैलोजन ग्रुप में, ग्रुप 17 में पहले बहुत बड़ा टॉपिक था ये, क्लोरीन बनाना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड वगैरह वगैरह पढ़ना था। अब वो सब नहीं रहा, केवल इनकी जनरल केमिस्ट्री रह गई, जनरल केमिस्ट्री इनकी रह गई। और इंटर हैलोजन कंपाउंड्स वगैरह जो था वो हटा दिया गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रिपरेशन हटा दिया गया, क्लोरीन गैस को हटा दिया गया। मतलब ये कि मोस्ट ऑफ द पोर्शन इसके हटा दिए गए हैं। अब केवल हमें पढ़ना है इसमें ग्रुप 17 में ग्रुप 17 में जनरल केमिस्ट्री तो पढ़ना ही है, इसका केमिकल प्रॉपर्टीज में एक जो सबसे प्रोबेबल क्वेश्चन है वो है कि बॉन्ड एनर्जी फ्लोरीन का क्लोरीन के बॉन्ड एनर्जी से कम होता है, जबकि फ्लोरीन का साइज छोटा है, तो छोटा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होना चाहिए, जबकि होता है फ्लोरीन का फ्लोरीन बॉन्ड वीकर क्लोरीन बॉन्ड के मुकाबले। तो ये बात आपको ये सबसे हॉट टॉपिक है, ये बड़ा हॉट क्वेश्चन है, ये पूछे जाने की संभावना है। ग्रुप 17 में इंटर हैलोजन कंपाउंड का इंट्रोडक्शन केवल हम लोगों को पढ़ना है, इंट्रोडक्शन ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड, इंटर हैलोजन कंपाउंड, ये केवल पढ़ना है। तो इससे इंटर हैलोजन कंपाउंड जो होते हैं, जो भी हैलोजन है उसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं एक्सेप्ट फ्लोरीन। तो फ्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव होता है, F2 इज मोर रिएक्टिव दैन एनी अदर इंटर हैलोजन कंपाउंड। हाउएवर अदर हैलोजन्स आर मोर स्टेबल दैन एनी अदर इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। तो ग्रुप 17 में ये बातें पढ़नी है। और ग्रुप 18 में तो बाकी कुछ रहा ही नहीं। ग्रुप 18 एलिमेंट्स में हमें इसका जनरल केमिस्ट्री इसमें भी जान लेना है कि ये इनर्ट होते हैं, क्यों होते हैं। और इसमें ये समझना है, एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता है कि जेनन फॉर्म्स कंपाउंड्स। जेनन जो है वो कंपाउंड बनाते हैं। नील बर्टलेट एक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने यह देखा कि जेनन का जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है वह ऑक्सीजन के आयोनाइजेशन पोटेंशियल के बराबर है, लगभग बराबर है। तो अगर ऑक्सीजन कंपाउंड बना सकता है फ्लोरीन के साथ, तो जेनन भी बनाएगा। और इसी पर आधारित था उनका ये एक्सपेरिमेंट, और जो सक्सेसफुल रहा। तो जेनन के बहुत सारे फ्लोराइड्स नोन हैं। क्यों नोन है मैंने भी बताया, और आप चाहें तो NCERT में इसको पढ़ भी सकते हैं। और ये सबसे प्रोबेबल क्वेश्चन है ग्रुप 18 से। और आप समझिए कि इससे 8 नंबर के सवाल पूछे जाने हैं। 8 नंबर का सवाल है, और वो पता है कि क्या सवाल पूछा जाएगा। मैं उन सारे प्रोबेबल क्वेश्चंस का कलेक्शन में डाल दूंगा, मैंने पहले भी बताया आपको। इसके बाद आता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है चैप्टर का नाम, और वो है 8वां चैप्टर, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। हम इस चैप्टर में बहुत सारे, ये भी मेरे हाथ में है ये रिड्यूस्ड सिलेबस।
DNF ब्लॉक में मैक्सिमम चीज़ों को हटा दिया गया है, और जो पढ़ना है और जिससे प्रोबेबिलिटी है आने की, जैसे इसमें DNF ब्लॉक एलिमेंट्स में सबसे ज़रूरी है कि इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं, इसका कारण जान लेना है। इससे जब कभी सवाल पूछा जाता है, जब भी सवाल पूछा गया है तो रीजनिंग टाइप सवाल पूछा गया है कि ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है, कि मैं आपको बता दूं कि इससे जो सवाल पूछे जाते हैं वो ये पूछे जाते हैं जो एकदम कॉमन क्वेश्चन है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं। ठीक, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स कलर्ड कंपाउंड क्यों बनाते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स कैटालिटिक बिहेवियर क्यों शो करते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है वो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्यों बनाते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स एल्वाइज क्यों बनाते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स बहुत हार्ड होते हैं क्यों, डी ब्लॉक एलिमेंट्स का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता क्यों। यही सवाल हैं, इतने ही सवाल जो 5, 7, 10 क्वेश्चन अभी मैंने कहा, इतने ही सवाल में से उसको घुमा फिरा कर पूछा जाता है। अब एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हटा दिया गया, एफ ब्लॉक पढ़ना नहीं है, एक्टिनोइड्स एंड लेंथेनोइड्स पढ़ना नहीं है। अब इसमें एक पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट की बात थी, तो अब इसमें प्रिपरेशन एक पढ़ना है जिससे सवाल बहुत कम पूछता है, प्रिपरेशन ऑफ KMnO4, लेकिन इस बार इससे सवाल पूछा जा सकता है क्योंकि टॉपिक्स तो अब इतने ही रह गए, इसी से सवाल पूछना है। KMnO4 का प्रिपरेशन पढ़ना है हम लोगों को, और उसमें हमको इसकी प्रॉपर्टीज, जैसे ऑक्सीडेशन होता है, ये ऑक्जेलिक एसिड को कार्बन डाइऑक्साइड गैस में ऑक्सीडाइज कर देता है, आयोडाइड आयन को आयोडीन में ऑक्सीडाइज कर देता है, इसका रिएक्शन एक आपको देख लेना है पोटेशियम परमैंगनेट से। इससे सवाल जो पूछे जाते हैं वो 5 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं, 5 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। मैंने एक क्वेश्चन बनाया भी, बाइलिंगुअल है वो, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है वो सैम्पल पेपर। पिछला जो फिजिकल केमिस्ट्री का मैंने क्वेश्चन बनाया था वो अंग्रेजी मीडियम, इंग्लिश मीडियम में था, और बच्चों ने ये डिमांड किया कि नहीं सर उसको थोड़ा सा बाइलिंगुअल किया जाए, हिंदी मीडियम भी हो तो ज़्यादा बेहतर है। तो मैंने इस बात को ध्यान में रखकर, उनके डिमांड को मानते हुए मैंने बाइलिंगुअल एक क्वेश्चन बनाया है। मैं अभी इसके डिस्क्रिप्शन में डालूंगा और आप देख लेना उसको, कि उसमें मैंने एक सैम्पल पेपर इनऑर्गेनिक का बनाया हुआ है, उसको डालूंगा, और एक डिस्क्रिप्शन भी मैं आपको दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा जिससे आपको इनऑर्गेनिक के जो प्रोबेबल क्वेश्चन है, खास करके पी ब्लॉक एलिमेंट्स और डी ब्लॉक एलिमेंट्स से, वो आपको मिल जाएंगे। तो डी ब्लॉक एलिमेंट से जो सवाल पूछे जाते हैं मैंने बता दिया आपको कि एकदम कॉमन सवाल है, और उन सबों में से मैक्सिमम का कारण होता है कि इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ये हमें उसमें देखना है कि मैक्सिमम क्वेश्चन में जो रीज़न है वो यही है, उनका इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होते हैं। एक बार उसको देख लेना है। और जो 9वां चैप्टर है वो है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। 9वां चैप्टर होगा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, जो बहुत ही बड़ा चैप्टर है और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, मैक्सिमम क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं। यूँ कहिए कि बॉन्डिंग अगर समझना हो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में तो ये चैप्टर पढ़ना ही है, और ये इतना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसको वेटेज जो है वो बहुत कम दिया गया है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ये चैप्टर पहले बहुत बड़ा हुआ करता था, अब इसमें से मैक्सिमम जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी, जिसमें थोड़ा सा कंसेप्ट था, जिसमें थोड़ा सा मेहनत करना पड़ सकता, वो सारी की सारी चीज़ें हटा दी गई। इसको 3 नंबर ही दिया गया, इससे 3 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। तो 8, 5, 13 और 6, 19 नंबर इसको इनऑर्गेनिक को दिया गया है, इससे 3 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। पहले ये चैप्टर बहुत बड़ा हुआ करता था, और मैं आपको बता दूं कि आप इसको अगर देख सकते हैं तो आप देखिए कि इसमें जो क्वेश्चंस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है, इसमें जितना टॉपिक रखा उससे ज़्यादा टॉपिक हटाया, तो मैक्सिमम पोर्शन इसके हटाए जा चुके हैं। तो इसका मतलब हुआ कि अब हमें पता है कि सवाल क्या पूछा जाएगा। पहले भी ये बात होती थी कि इससे जो सवाल पूछे जाते थे 3 नंबर के, उसमें से 2 नंबर का सवाल तो मालूम होता था कि IUPAC नेमिंग ही पूछेगा, और अभी भी वही बात होगी। इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो पढ़ने हैं वो है बर्नर्स थ्योरी,
बर्नर थ्योरी की मदद से, और उसी में कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स आपको पढ़ना होगा, जैसे कोऑर्डिनेशन स्फीयर किसको कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन नंबर, लिगेंड्स, और एक इसमें पढ़ लीजिएगा, एक इफ़ेक्ट है जिससे स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और उसको कहते हैं हम लोग, इस पॉलीडेंटेड लिगेंड्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि लिगेंड्स से रिलेटेड वो बात आएगी। तो लिगेंड्स, पॉलीडेंटेड लिगेंड, मोनोडेंटेड लिगेंड, ये सब आपको पढ़ना है। तो इस चैप्टर में सबसे जो हॉट टॉपिक है वो है IUPAC नेमिंग एंड फार्मूला राइटिंग। कोई कंपाउंड का नाम दिखा रहेगा और उसका फार्मूला लिखने के लिए बोल देगा। तो इससे रिलेटेड सवाल तो रहते हैं, पहले भी रहते थे और इस बार भी रहेंगे ही रहेंगे। तो इसको एक बार देख लेना है। और उसके बाद इसमें आइसोमेरिज्म एक टॉपिक हुआ करता था, जिसमें से आइसोमेरिज्म में से ऑप्टिकल को हटा दिया गया है, केवल स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म रह गया, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म रह गया है। और उस स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में खास करके जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म ये पूछ भी देता है कभी कभी कि किसी एक कंपाउंड का, सपोज कीजिए कि कह देगा कि एक कंपाउंड है CONH3 SO4 Cl, इसके आयोनाइजेशन आइसोमर का नाम लिखिए। तो इसका नाम नहीं लिखना है, इसका आयोनाइजेशन आइसोमर बनाना पड़ेगा, और वो आयोनाइजेशन आइसोमर होगा होल 5 Cl भीतर चला जाएगा और SO4 बाहर चला जाएगा। ये उसका आयोनाइजेशन आइसोमर हुआ। तब नाम इसका लिखना है। कहेगा कि राइट द IUPAC नेम ऑफ द आयोनाइजेशन आइसोमर ऑफ दिस, तो इसके आयोनाइजेशन आइसोमर ये है, इसका नाम लिखना है हमें, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। इस तरह का सवाल पूछता है तो हमें इसको याद रखना है। और मैं ये इफ़ेक्ट की बात कर रहा था कि लिगेंड्स में एक इफ़ेक्ट आता है चीलेट इफ़ेक्ट, और इसको आप याद रखिएगा कि विच टाइप ऑफ लिगेंड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द चीलेट इफ़ेक्ट। तो चीलेट इफ़ेक्ट क्या होता है ये जान लेना है, और चीलेट इफ़ेक्ट किस तरह के लिगेंड्स के कारण होता है ये याद रखना है। तो इसे 3 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं, और वो 3 नंबर के सवाल ये सब पूछे जाते हैं। निश्चित रूप से अब यही 3 टॉपिक बच गया जिससे सवाल पूछा जाएगा। तो आप यूँ मान लीजिए कि तीनों के तीनों जो है वो बेस्ड होंगे, 90% चांस है कि नोमेनक्लेचर पे, IUPAC नेम लिखने पर बेस्ड होंगे, आधारित होंगे। और अगर उस पर नहीं हुए तो हो सकता है कि कोई कम्प्लेक्स दे दे, उसका पूछे कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है सेंट्रल मेटल आयन का, या हो सकता है कि पूछ दे कि कौन प्रिंसिपल लिगेंड है, कौन काउंटर आयन है, ये पूछ दे। तो उसके जो बेसिक टर्म्स हैं, लिगेंड्स, काउंटर आयन, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा वगैरह वगैरह, ये जान लेना है, और तब हमें इसमें कोई सवाल छूटने की गुंजाइश नहीं बनती है। तो ये 19 नंबर का जो एक पोर्शन है बड़ा ही आसान हो गया। मैंने अभी आपको सिलेबस दिखाया भी कि जितना रखा है उससे ज़्यादा तो हटाया, सबसे ज़्यादा अगर हटा है सिलेबस, रिड्यूस हुआ है, तो इनऑर्गेनिक का हुआ। और इनऑर्गेनिक के सिलेबस को आप चाहें तो 3 से 4 दिन में आराम से, एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। जो बच गया है वो तो और आसान है। इनऑर्गेनिक पहले से भी आसान था, अब जो बच गया वो और भी आसान हो गया। तो आप चाहें तो इसकी तैयारी 3-4 दिन में कर सकते हैं। और मैंने जो आपको बताया कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ये आप याद रखें, इस वीडियो को देखें पूरा, और आपको उसका आइडिया मिल जाएगा। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैं इसमें लिंक डाल दूंगा। लिंक जो है आपको गूगल क्रोम से खोलना है, लिंक जो भी डालूंगा उसको गूगल क्रोम से खोलना है। लिंक इन डिस्क्रिप्शन, इसका डिस्क्रिप्शन आप खोलें और उस डिस्क्रिप्शन में आपको निश्चित रूप से लिंक मिल जाएगा
मैं जब कभी ये वीडियो अपलोड करूँगा, आज नहीं तो कल अपलोड करूँगा, तो आपको उसका लिंक निश्चित रूप से उसमें मिलेगा और उस लिंक पर क्वेश्चंस मिलेंगे, उसको आप सॉल्व करें। और अगर कुछ बात नहीं बनती है, कुछ टॉपिक नहीं समझ में आते हैं, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसका जवाब कोशिश करूँगा लिखने का। और आप चाहें तो अपने से ही इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं। अभी तक तो इनऑर्गेनिक का मैंने कोई वीडियो डाला नहीं है, लेकिन आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। और अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उस पर निश्चित रूप से गौर करूँगा और आपकी समस्याओं का समाधान करूँगा। मुझे खुशी मिलती है कि आपकी समस्याओं का समाधान कर पाता हूँ। तो ये बात हुई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। अब हम अगले वीडियो में आपको ये समझाएंगे कि फिजिकल केमिस्ट्री में जो क्वेश्चंस आने हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं और उसमें मैक्सिमम बेहतर परिणाम के लिए हमें कैसे लिखना चाहिए ताकि हमें अच्छे मार्क्स मिल पाएँ, क्लास 12 के बोर्ड में हमें अच्छे मार्क्स मिल पाए। क्योंकि अभी यही टर्निंग पॉइंट है आपके लाइफ का। क्लास 12 में जितना अच्छा मार्क्स आएगा, आपको उतने अच्छे कॉलेज मिलेंगे, उतना अच्छा पोजीशन मिलेगा। जितना अच्छा कॉलेज मिलेगा उतना कैरियर उतना ब्राइट हुआ, तो उतना अच्छा माहौल मिलेगा। तो बात रही कि ये टर्निंग पॉइंट है, यहाँ अच्छे से अच्छे मार्क्स हमें मिलने चाहिए। तो इस पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिजिकल केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स कैसे प्राप्त करें और उसका सिलेबस क्या है, क्या घटा दिया गया। आप तो जानते भी होंगे कि क्या घटा दिया गया है, उसी के हिसाब से आप पढ़ भी रहे होंगे। उन घटे हुए सिलेबस में से जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं, हम उस पर बात करेंगे। किन टॉपिक्स से आज तक सवाल पूछे जाते रहे हैं और इस साल के लिए कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हम उस पर बात करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे और उस बेहतर अंक लाने का जो एक तरीका है वो हम आपसे शेयर करेंगे। धन्यवाद।